हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग CSIR UGC नेट जून 2020 रिजल्ट एंड कट ऑफ के बारे में कि इसका रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ कब आने वाली है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे लाइफ साइंसेज शिफ्ट 2 के पेपर सॉल्यूशन की। उससे पहले हम करेंगे पेपर सॉल्यूशन लाइफ साइंसेज शिफ्ट 2 का। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं, इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिनका एक्सप्लेनेशन हम साथ में देखते जाएंगे और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे इसका रिजल्ट और कट ऑफ कब आने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यदि आप CSIR नेट लाइफ साइंसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर मैं लगातार CSIR नेट लाइफ साइंसेज वालों के लिए यूनिट वाइज लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, इन एग्रोबैक्टीरियम मीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज मोर लाइकली टू जनरेट ट्रांसजेनिक प्लांट विद इनकम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ पैसेंजर जीन। आपको पता है पैसेंजर जीन या ट्रांसफर कोई भी डिजायर्ड जीन हम ट्रांसफर करते हैं किसके द्वारा? एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा। एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है जिसमें विशेष प्रकार का प्लाज्मिड पाया जाता है जिसको बोलते हैं TI प्लाज्मिड। और TI प्लाज्मिड में हमें पता है एक tDNA पाया जाता है और tDNA में दो बॉर्डर पाई जाती है, एक लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। और जब भी ट्रांसफर होता है तो इस tDNA का ही ट्रांसफर होता है। तो tDNA का ट्रांसफर होता है तो यहाँ पर राइट बॉर्डर की तरफ एक कट लगता है और राइट बॉर्डर की तरफ कट लग के फिर वो आगे की तरफ कट लगता है और आगे पूरा जीन ट्रांसफर हो जाता है। तो जब भी कोई पैसेंजर जीन ट्रांसफर करते हैं तो tDNA की जगह हम tDNA के बीच में क्या इंसर्ट कर देते हैं? कोई नया जीन इंसर्ट कर देते हैं, जो भी डिजायर जीन, फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो उसके संबंध में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें। प्लेसमेंट ऑफ सिलेक्शन मार्कर जीन टुवार्ड्स लेफ्ट बॉर्डर एंड पैसेंजर जीन टुवार्ड्स राइट बॉर्डर ऑफ tDNA। Expression of selection marker gene under conjugative promoter and passenger gene under tissue specific promoter. Placement of passenger gene towards left border and marker gene towards right border of tDNA. Expression of both selection marker gene and passenger gene under conjugative promoter. तो इसमें पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन सी अप्रोच इनकम्प्लीट ट्रांसफर करेगी पैसेंजर जीन का इनकम्प्लीट ट्रांसफर। तो मैंने जैसे बताया कि पहले कट की कौन सी बॉर्डर की तरफ लगता है? राइट बॉर्डर की तरफ। तो यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है वो देखो क्या कह रहा है, प्लेसमेंट ऑफ पैसेंजर जीन टुवार्ड्स लेफ्ट बॉर्डर। तो ये क्या कह रहा है, पैसेंजर जीन को तो हमें किस तरफ रखना है? लेफ्ट बॉर्डर की तरफ। और मार्कर जीन को किस तरफ रखना है? राइट बॉर्डर की तरफ। तो पहले कट लगता है राइट बॉर्डर की तरफ तो मार्कर तो चला गया मान लो कंप्लीटली, लेकिन कुछ पार्ट पैसेंजर जीन का रह जाएगा लेफ्ट बॉर्डर की तरफ है। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेज है कि वो इनकम्प्लीट रह सकता है ट्रांसफ़र। तो क्या रखा जाता है? पैसेंजर जीन को लेफ्ट बॉर्डर की तरफ न रख के राइट बॉर्डर की तरफ रखा जाता है जिससे उसका कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाए। तो यहाँ पर इसका इनकम्प्लीट ट्रांसफ़र इस कंडीशन में होगा। तो सही आंसर कौन सा है? प्लेसमेंट ऑफ पैसेंजर जीन टुवार्ड्स लेफ्ट बॉर्डर एंड मार्कर जीन टुवार्ड्स राइट बॉर्डर ऑफ tDNA। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिगार्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू इकोटोन्स। तो ये इकोटोन्स के बारे में देखो सबसे इजी क्वेश्चन आया आपके लिए। अब देखो इकोटोन्स आप सब जानते हो क्या होता है, जब दो बायोम्स ट्रांजिशन करते हैं एक दूसरे के साथ और इस ट्रांजिशन एरिया को क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे इकोटोन्स के बारे में। इकोटोन्स आर रिच इन एंडेमिक स्पीसीज एंड ओनली कंटेंट स्पीसीज नॉट फाउंड इन सराउंडिंग इकोसिस्टम। सेकंड स्टेटमेंट अबाउट इकोटोन्स refers to areas that are under habitat degradation and contain endangered species that are not found in the neighbor communities. Ecotones are species poor habitats due to scarcity ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। और लास्ट वाला ये देखो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है, इकोटोन्स आर ट्रांजिशन एरियाज बिटवीन टू इकोसिस्टम्स एंड हैव ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज देन आइदर ऑफ द नेबर कम्युनिटीज। ये क्या कह रहा है, इकोटोन क्या होता है? जब दो कम्युनिटी एक दूसरे से ट्रांजिशन करती हैं तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन होता है, इस ट्रांजिशन में स्पीसीज की संख्या इन दोनों से ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए ये इकोटोन की डेफिनेशन है और ये सही है इकोटोन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोगेमी रेफर्स टू। अब देखो ऑटोगेमी क्या होती है। ऑटोगेमी होती है फ्लावर्स में जब सेल्फ पोलिनेशन होता है, यानी एक फ्लावर में उसी के एंथर के पोलन्स उसी के गाइनोसियम में एंटर कर जाते हैं, तो क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन। तो ये सीधा सा आंसर है, बहुत ही ईजी आंसर है ऑटोगेमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है सर्वाइवलशिप कर्व से। गिवन बिलो आर द सर्वाइवलशिप कर्व शोइंग द प्रोपोर्शन इंडिविजुअल सर्वाइविंग ओवर टाइम और एज। Three generalized types of curves A, B, C are depicted below. Which of the following represent the correct survivorship कर्व ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर 3 कर्व हैं इस ग्राफ में, ए, बी और सी। अब ये यहाँ पर देखो ए, बी, सी और कौन से एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये सर्वाइवलशिप ग्राफ क्या कहता है कि ज़्यादा एज तक कौन जीता है। तो यहाँ पर ज़्यादा एज किसकी रहती है, आपको पता है एलिफेंट्स की ज़्यादा एज रहती है, लिजार्ड्स की ज़्यादा एज नहीं होती है, तो मीडियम एज ही रहती है उनकी, और ओएस्टर की और भी कम एज होती है। मतलब इनकी संख्या तो ज़्यादा होती है नंबर ऑफ, लेकिन इनकी एज कम होती है। तो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। तो सही आंसर होगा इसमें फर्स्ट, ये ए तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिफेंट को, बी कर रहा है लिजार्ड्स को, और सी कर रहा है ओएस्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी यूज्ड इन एलिसा द इंटरेक्शन बिटवीन द एंजाइम एंड एंटीबॉडी इज स्टेबलाइज्ड बाय। ये सीधा सा आंसर है कि जब एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है, तब उसमें एंटीबॉडी और एंजाइम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सा आंसर है कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, गिवन बिलो इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउदर्न ब्लॉट performed to identify single copy interaction event of tDNA among 6 transgenic plant। तो यहाँ पर tDNA की सिंगल कॉपी इंटरेक्शन इवेंट्स को देखने के लिए यहाँ पर स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन जब साउदर्न ब्लॉटिंग करते हैं तो इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। जब ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है तो यहाँ पर कह रहा है कि सिंगल कॉपी इंटीग्रेशन इवेंट कौन सी है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, T1 में यहाँ पर सिंगल कॉपी है, फिर यहाँ पर T5 में सिंगल कॉपी है और T6 में सिंगल कॉपी है। तो T1, T5 एंड T6, ये सीधा सा आंसर है इसका। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम, 2 पॉपुलेशन ऑफ स्क्विरल्स इवॉल्व अक्रॉस 2 रीजन सेपरेटेड बाय ए लार्ज जियोग्राफिकल बैरियर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दीज पॉपुलेशन आर रिप्रोडक्टिवली एंड जियोग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। तो जैसा कि आपको पता है क्या कह रहा है क्वेश्चन, जहाँ पर दो पॉपुलेशन थी गिलहरियों की, जो किसी मतलब जियोग्राफिकल पार्टीशन के कारण अलग हो गई। मान लो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण मान लो ऑस्ट्रेलिया में चला गया एक पॉपुलेशन और एक दूसरे द्वीप में रह गया, तो 2 द्वीपों में रहने लगी। और बाद में क्या होगा, और एक लॉन्ग पीरियड के कारण क्या होगा, इसमें रिप्रोडक्टिवली जियोग्राफिकली आइसोलेटेड अलग अलग इनमें एडेप्टेशन पैदा हो गई। तो इस प्रकार का जो अलग अलग स्पीसीज बनी उस स्पेसिएशन को क्या कहते हैं, तो आपको पता है इस प्रकार के स्पेसिएशन को कहते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। मतलब इस प्रकार से जो स्पीसीज बनती है उसे कहते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ए जीन वाज लोकेटेड ऑन 10p11, दिस मीन्स द जीन वाज लोकेटेड ऑन दी। अब देखो ये यहाँ पर कोई भी जीन की पोजीशन बताने के लिए इस प्रकार के नंबर दिए जाते हैं। तो एक तो P और Q नंबर लिए जाते हैं। तो P का मतलब होता है शॉर्ट आर्म और Q का मतलब होता है लॉन्ग आर्म। तो यहाँ पर P है तो इसका मतलब ये शॉर्ट आर्म है। तो ये इसका सही आंसर होगा शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम की ये शॉर्ट आर्म पर स्थित है ये जीन, और मतलब क्रोमोजोम नंबर 10 पर कौन सी आर्म पर, छोटी आर्म पर। क्रोमोजोम नंबर 10 की छोटी आर्म पर स्थित है। और बैंड्स में डिवाइड करते हैं हम क्रोमोजोम को, तो यहाँ पर जी बैंड के सब बैंड 1 पर स्थित है। सही आंसर इसका ये है फर्स्ट, शॉर्ट आर्म क्रोमोजोम ऑफ 10 एट जी सब बैंड ऑफ 1 ऑफ बैंड 1। नेक्स्ट हम देखते हैं, The maximum frequency of recombination that can occur between 2 loci is। अब देखो ये यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की बात करी, यदि आपने 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस पढ़ा हो तो हम देखते हैं 50% फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा कभी भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कभी भी रिकॉम्बिनेशन की नहीं हो सकती। ये सीधा सा आंसर है आपके लिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पैथोजेंस हैज लार्जेस्ट जीनोम साइज। ये भी एक सीधा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा प्लांट पैथोजन है जिसका लार्जेस्ट जीनोम है, तो इसमें लार्जेस्ट जीनोम किसका होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, if word song is selected to maximize broadcast range and to minimize degradation, then according to acoustic adaptation hypothesis, which of the following combination of features is likely to be shown by bird singing in dense forest। तो यहाँ पर एक थ्योरी है अकाउस्टिक एडेप्टेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जैसा कि आपको पता है ये जो पक्षी होते हैं, एनिमल होते हैं, वो विशेष प्रकार का कम्युनिकेशन करते हैं, कुछ आवाज़ें निकालते हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए थ्योरी दी गई है। तो जब पक्षी एक डेंस यानी सघन वन में एक कम्युनिकेशन करते हैं या अब सिंगिंग करते हैं, तो वो किस प्रकार की फ्रिक्वेंसी और बैंडविड्थ यूज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सके एक ब्रॉडकास्ट लेवल पर। तो वहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी विद नैरो बैंडविड्थ इस प्रकार की कम्युनिकेशन वो करते हैं, तब वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉडकास्ट कर पाते हैं। सही आंसर इसका फर्स्ट है, लो फ्रिक्वेंसी विद नैरो बैंडविड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अफ्रीका एस रिप्रेजेंट्स द कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया वेयर ए इज the allele for normal hemoglobin and S for sickle cell hemoglobin. If the allele S is maintained at a high frequency some population, this represents a case of। आपको पता है सिकल सेल एनीमिया में एक तो नॉर्मल सेल होती है और एक होती है आरबीसी के बारे में दिया गया। सिकल सेल मतलब वो सिकल जैसी आकृति बन जाती है उसकी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको पता है सिकल सेल एनीमिया में जब जीन दोनों एक साथ आ जाते हैं दोनों, तब जाकर वो अफेक्टेड होता है। तो यदि उसमें बहुत बड़ी कंडीशन में भी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है एएस फॉर्म में, तो उस कौन सी कंडीशन है, तो कौन सी कंडीशन होगी, हेटेरोजाइगोट एडवांट। वहाँ पर हेटेरोजाइगोट बन रहे हैं तभी तो क्या हो रहा है, वो इतने बड़ी पॉपुलेशन में सर्वाइवल कर पाई है, इसलिए सही आंसर होगा इसका हेटेरोजाइगोट एडवांटेज। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑलमोस्ट amongst the following which one is the most appropriate strategy to sequence the assemble highly repeated regions a genome। तो एक हाईली रिपीटेड रीजन को असेंबल करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया रहती है, इसमें यूज में ली जाती है बीएससी सीक्वेंसिंग को, बीएससी लाइब्रेरीज यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की लाइब्रेरीज को यहाँ पर यूज में लिया जाता है सीक्वेंसिंग के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, A student added DMEM culture medium which was pink in color to growing liver cells. 3 days later the medium color was yellow. This indicated medium का कलर येलो क्यों हुआ, क्या कारण है इसका, pH में चेंज होने के कारण। सीधा सा आंसर हो इसका चेंज इन द pH ऑफ द मीडियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन मैमल्स द प्राइमरी सर्काडियन क्लॉक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो आपको पता है सभी में बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब हम फिक्स टाइम पर उठते हैं, जागते हैं, सोते हैं, तो वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है। तो ब्रेन में के कौन से पार्ट में ये बायोलॉजिकल क्लॉक सेट रहती है, तो ये रहती है सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस में। ब्रेन के सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस में सर्काडियन क्लॉक सिचुएटेड रहती है। इसका आंसर होगा ये तीसरा। नेक्स्ट है हमारे पास, द टर्म abominable mystery was used by Darwin in the context of origin of diversification। तो यहाँ पर ये जो टर्म यूज में लिया था abominable mystery, तो ये किसके लिए लिया गया था, ये लिया गया था एंजियोस्पर्म की डाइवर्सिफिकेशन। जब क्रिटेशियस एरा में एंजियोस्पर्म में बहुत ज़्यादा एकदम से एक मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आ गया था, तब इस प्रकार का टर्म डार्विन ने अपनी बुक में लिया था, इसलिए इसको एबोमिनल मिस्ट्री कहा गया। तो ये एंजियोस्पर्म के बारे में लिया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, ए लैक्टोटाइप रेफर्स टू। लैक्टोटाइप का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन आया आपका टेक्सोनोमी से। तो टेक्सोनोमी में जब भी हम कोई भी प्लांट का नोमेनक्लेचर करते हैं तो वहाँ पर एक स्पेसिमेन रखते हैं। तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्पेसिमेन होते हैं, होलोटाइप, लैक्टोटाइप, टोपोटाइप, अलग अलग प्रकार के टाइप से वहाँ पर टाइपिफिकेशन किया जाता है। तो लैक्टोटाइप क्या होता है, ए स्पेसिमेन लेटर सेलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप of syntypes to serve as
टाइप स्पेसिमेन फॉर ए स्पीसीज आफ्टर इस ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन वाज पब्लिश्ड। जब इसका कोई भी ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन पब्लिश हो गया एक बार, फिर उसके बाद में कोई टाइप स्पेसिमेन प्रोवाइड करवाया जाता है तो उस स्पेसिमेन को कहते हैं लैक्टोटाइप। नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन ही आ गया आपके। दी 50 किलोमीटर वाइड पालघाट गैप इज द ओनली मेजर टोपोग्राफिक ब्रिज इन द वेस्टर्न घाट्स। द गैप कंटिन्यूज एज द रेनोट्सरा गैप इन द एनगोवा एस्कार्पमेंट। विच कंट्री इज द रेनोट्सरा गैप लोकेटेड इन। तो ये पूछ रहा है ये रेनोट्सरा गैप है वो कौन सी कंट्री में स्थित है, तो इसका सही आंसर है मेडागास्कर। कहाँ पर स्थित है ये, मेडागास्कर में। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जियोग्राफी से संबंधित। तो अब लास्ट में हम बात करते हैं कि आपका CSIR नेट जून 2020 का रिजल्ट कब आने वाला है और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखो रिजल्ट की बात करें तो आपका रिजल्ट 15 दिसंबर तक जरूर आ जाएगा, क्योंकि इस बार CSIR जो NTA है वो बहुत ही युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। अब बहुत जल्दी आपका आंसर की जा गया है, एग्जाम्स हो गई हैं, क्योंकि जून के एग्जाम पहली बात तो वैसे ही नवंबर में आके ख़त्म हुई है, अब और ज़्यादा ये लेट नहीं कर सकते हैं। और आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार माना जा रहा है कि कट ऑफ लो ही रहने वाली है, क्योंकि सब कह रहे हैं कि जो सर्वे में पता चल रहा है कि कट ऑफ लो होने वाली है, क्योंकि पेपर लेवल सब हार्ड बता रहे हैं और लोगों के मार्क्स भी इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कट ऑफ कम ही होगी। डिपेंड करता है कि जो टॉपर्स स्टूडेंट है वो कितने मार्क्स लाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा सब कुछ कट ऑफ का। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।